कैसे वो जो खिलौना जो है और माँ का आंचल जो है वो कैसे ऑपरेट करता है इसके उसको एक दो और थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाया इसको। तो ये कि जितने ऑब्जेक्ट हैं जो विभिन्न गैजेट्स के रूप में हम लोग बीच में रहते हैं, ये क्या होता है या ये जो तमाम किस्म के कम्युनिकेशन के मीडियम आए, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, फेसबुक, चाहिए इतने महत्वपूर्ण है कि इनके बिना आप जी नहीं सकते। पहले हम थोड़ा सा इससे देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है जो हमारे बीच में आ रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट हमें क्या फीलिंग देते हैं। एक फीलिंग है जिसकी मैंने कल चर्चा की, आपको ये एक फीलिंग रहती है कि ये ऑब्जेक्ट आपका ख्याल रख रहा है। दूसरी अनुभूति है कि वो ध्यान आकर्षण की भूमिका अदा करता है, इसलिए कि आप ये फील करते हैं कि आपके पास अगर मोबाइल है तो आप सुरक्षित हैं। सुरक्षा और संरक्षण की जो फीलिंग है ये फॉल्स फीलिंग है, ये रियल नहीं है। बल्कि होता यह है कि इस फीलिंग की वजह से हम करते ये हैं कि ये जितने गैजेट्स हैं हमारे बीच में, ये हमारे निष्क्रिय भावों को एक्टिव कर देते हैं। तो टेलीविजन है या रेडियो है, खाली बैठे हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, खाली बैठे इंटरनेट खोल लेते हैं। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि ये जितने भी मीडियम आ रहे हैं या जितने गैजेट्स आ रहे हैं, इनकी भूमिका ये है कि ये हमारे निष्क्रिय भावों को एक्टिव कर देते हैं। हम खाली बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो बोर होने के लिए हमने टीवी खोल लिया। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम बहुत अच्छे दर्शक हैं इस नाते हमने टीवी खोल लिया, ऐसे टाइम पास करना। तो ये जो ऑब्जेक्ट हमारे बीच में आते हैं वो कब दाखिल होते हैं, इनकी भूमिका कब दाखिल होती है? खाली समय होता है हमारे पास, खाली नहीं है। मेरे पिता आ गए और मैं खाली नहीं, वो उन्हीं के लिए मैं सुबह से शाम तक जब वो उनके पेरोल करूँ, अब मुझे ये महसूस ही नहीं होता कि कोई मुझे और कोई काम है। और इतनी व्यस्त रहती है बच्चे की वजह से, किसी और की वजह से, उनके पास में व्यस्तता के अनेक कारण है जो कि आपको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो बेहद जरूरी है। वो उसे टीवी देखने, अखबार पढ़ने, किसी किताब पढ़ने का भी समय नहीं होता। तो घर का सारा दारोगा उसके ऊपर टिका हुआ। तो ये जो माध्यम है, इन माध्यमों में हमारी भूमिका कम होती है जब हमारे पास में खाली समय होता है। फोन पर बात करने के लिए समय नहीं होता, मतलब इस तरह की महिलाएं होती हैं कि वो गृहिणी है, उसका फोन पर भी समय नहीं है, तो उतना टाइम नहीं है फुर्सत से आराम से वो बिल्कुल बैठ के बात कर सकते। तो जब इन ऑब्जेक्ट पर और इन मीडियम पर बात की जाए तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि ये आपके खाली समय को टटोलते हैं। आपका खाली समय रहेगा ये दाखिल होंगे, आपके पास खाली समय नहीं होगा ये दाखिल हो ही नहीं सकते।
लोग कहते हैं ना कि इस एडिक्शन से कैसे बचें। इस एडिक्शन से बचने का कोई आपके पास में समाधान नहीं है, क्योंकि लगातार ये आपके बीच में सच नहीं है माध्यम, और बहुत इजी एक्सेस में है। इनकी जो इजी एक्सेस है वो आपके जो लेजर पीरियड है उस लेजर पीरियड में ठीक घुस जाती है। अगर इजी एक्सेस ना हो तो आपकी मनोरंजन करने की इच्छा नहीं होगी। इसलिए देखेंगे आप कि ये जितने भी नए माध्यम आए हैं, इन माध्यमों की छापे की मशीन के आने के बाद से अखबार, मैगजीन से लेके तमाम जितने माध्यम आए, इन सब ने एक किया है कि ये माध्यम बहुत सहज रूप में उपलब्ध है, बहुत कम कॉस्ट पर उपलब्ध है। सहज रूप में कम कॉस्ट पर उपलब्ध होने के कारण इसका प्लस यह है कि वो निष्क्रिय जो भाव है उन्हें वो एक्टिव कर देते हैं। इसमें खासतौर पर इंटरनेट वगैरह ने क्या किया है कि एकदम इंपल्सिव बना दिया है, हाइपर एक्टिव बना दिया है। अब उसमें रहते हुए या मोबाइल में रहते हुए आप हमेशा हाइपर एक्टिव रहते हैं। आप रेडियो सुन रहे हो या टेलीविजन सुन रहे हो या देख रहे हो या इंटरनेट पर घूम रहे हो, आप हमेशा और का सबसे हाइपर का सबसे मतलब इजी रूप बता रहा हूं, जो आप ऑटो में कभी बैठे और वहां जो ऑटो में रेडियो चल रहा हो तो देखें आप, मतलब वो बंदा भी जो है बिल्कुल एकदम मतलब हाइपर है, उसकी जो स्थिति बड़ी खराब है, वो एकदम सांस नहीं ले पा रहा है। और एक गाना अच्छा नहीं लगा, दूसरा एफएम, तीसरा एफएम, और बिल्कुल एकदम फुल वॉल्यूम पे। ऑब्जेक्ट और ये माध्यम, इनकी भूमिका क्या है? ये खाली जगह देखकर दाखिल होते हैं। जो ही आपको खाली देखेंगे ठीक एंटर करेंगे। आप अपना खाली नहीं रखें, अगर मोबाइल रहेगा तब भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता, अगर इंटरनेट रहेगा तब भी प्रभावित नहीं कर सकता। आप अपने खाली न रखें बस। कोई समाधान नहीं है इसका, कोई औषधि नहीं, कोई दवा नहीं है। मैं ये कह ही नहीं सकता कि आप इंटरनेट पर न जाएं, मैं ये कह ही नहीं सकता कि आप सिनेमा न जाएं, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि आप खाली न रखें। आप जो ही ये कहेंगे कि आप इंटरनेट पर मजे कितने बैकवर्ड है, हम समझा नहीं सकते आप इसे कि वहां जाके आप किस गर्त में गिरेंगे। दूसरी चीज ये कि अगर बच्चे इसमें शामिल हैं, जो कि हैं, उन्हें कभी अकेले मत छोड़िए। अगर वो वीडियो गेम खेल रहा है तो वीडियो गेम में भी उसके साथ बैठे रहिए और उसको बात करते रहिए, थोड़ा सा उलझाएगा। उससे क्या है, उसके एडिक्ट होने की संभावनाएं घट जाएंगी। अगर वो टीवी देख रहा है तो आप टीवी की कहानी पर ही उससे बात करते रहिए। तो उसकी मुश्किल क्या है इन माध्यमों की, उसे एकदम इम्पर्सनल आदमी चाहिए जो बिल्कुल दुनिया से कटा हो, जिससे वो आराम से अपनी धमाल अपनी मचा सके अंदर जाके। इसलिए आप देखें बच्चे जब टीवी देखते हैं तो वो डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते, बहुत हंगामा करते हैं। आप डिस्टर्ब मत करिए, मैं देख लेने की मुझे। आप ये कोशिश कीजिए कि आप उसके पास रहें, उसे अकेले न छोड़ें, और कोशिश कीजिए कि उससे थोड़ा थोड़ा बात करें। वो वही तो आपका हल्का हल्का इंटरेक्शन है, आप माइंड किसी का, वही उसके लिए टॉनिक है। आप उसे टीवी देखने से रोक नहीं सकते, घबराहट खड़ा हो जाएगी और वो तो कर देगा। लेकिन उसका एकमात्र सरल उपाय है कि आप भी बैठे और फिर आप देखिए कैसे वो एडिक्ट बनता है। एकदम नहीं बनेगा। कम्युनिकेशन को काटने के लिए जरूरी है, और खासतौर पर मास कम्युनिकेशन को काटने के लिए जरूरी है कि आप कभी एकांत न दें। मैं जो पिछले 20-22 साल से जो कंटिन्यूअसली जो मैंने रिसर्च
रिसर्च कर रहा था, तो उस रिसर्च में मुझे ये बहुत बड़ी समस्या भी मिली कि ये डिस्टर्ब तो करती है चीज, ये तो सही है, लेकिन इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ यह है कि आप कभी खाली ना हो और कभी अकेले ना हो। आप जो ही अकेले होंगे वो माध्यम आपके अंदर बिल्कुल उत्पाद मचाएगा, और आप साथ देखेंगे, मतलब इवन आप बैठ के घटिया से घटिया फिल्म देखिए, घटिया से घटिया पोर्नोग्राफी देखिए, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं, क्योंकि उसका जो पूरा वो है ना, और जो जिसमें बांधता है वो डिस्टर्ब होता है आपके जस्ट दाखिल होते ही। जो ही आप बात करेंगे वो एक अंक मिलेगा नहीं उसे, और वो एकदम छूट होना शुरू हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट्स के एडिक्शन से बचने के लिए, और एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाते समय जो एक रूपांतरण की प्रक्रिया चलती रहती है, अभी इस माध्यम को सुनने का, अभी उस माध्यम को सुनने का, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे लड़ने का और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके पास में कंप्लीट एंगेजमेंट होना चाहिए। आप चाहे किताब पढ़ें, आप चाहे भगवान का भजन करें, लेकिन आप खाली है इसलिए आप टीवी देखेंगे खाली, तो आप तय मानिए आप अपने लिए इल्लत मोल ले रहे हैं, ये तय, ये तय। एक अन्य चीज जो कि जिस पर कि एक बहस है माध्यमों में, वो ये कि ज्यादातर लोग जो कम्युनिकेट करते रहते हैं, वो चाहे वो लिख के कम्युनिकेट करें चाहे वो वैसे कम्युनिकेट करें, उनमें से ज्यादातर लोगों की फीलिंग ये होती है कि वो संचार के लिए संचार करते हैं। संचार के लिए संचार का कोई मीनिंग नहीं होता, वो एकदम बोगस होता है। संचार के लिए संचार लोग करते हैं, वो उनका ये मानना है कि हमने कह दिया हमारा काम खत्म हो। नहीं, अगर ये अप्रोच है कम्युनिकेशन माध्यमों में बोलते समय कि मैंने कह दिया और मेरा काम खत्म हुआ, तब ये आपकी एक बहुत सीमित भूमिका होगी। संचार कभी भी एक तरफा नहीं होता, वो दो तरफा होता है। एक अच्छा संचार हुआ है जो कि जिसे कहा जा रहा है उसे वो शिरकत के लिए उद्बुद्ध करे। अगर वो शिरकत के लिए उद्बुद्ध नहीं करता तो वो कम्युनिकेशन नहीं बनेगा, वो अधूरा कम्युनिकेशन होगा। लेकिन देखा गया है कि इंटरनेट से लेके रेडियो तक पीछे अगर जाए तो यहां एक तरफा संचार है, दुतरफा संचार नहीं। पहली बार इंटरनेट के आने के बाद में ऐसा हुआ है कि आपको अपने पाठक से रूबरू हो सकते हैं, उसके रेस्पॉन्स जान सकते हैं। रेडियो में तो कोई रेस्पॉन्स जानने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपका प्रोग्राम हुआ, ब्रॉडकास्ट हुआ, किस्सा खत्म हुआ, आपको फीडबैक ही नहीं मालूम। टेलीविजन का प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ, आपको तो उसकी फीडबैक नहीं होती, इसलिए वहां कभी भी पाठक समीक्षा नहीं होती। रेडियो में, टेलीविजन में कभी भी पाठकों की राय नहीं आती, कभी नहीं आती, क्योंकि उसका जो मॉडल यहां बनाया गया वो एक तरफा है, खाली कम्युनिकेट किया जाएगा, इधर से रिएक्शन। ये तो कह ही सकते हैं कि हमें ये सीरियल अच्छा नहीं लगता, तो आपको हटाना पड़ेगा। लेकिन आप ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको सबसे अच्छा तरीका कहने का लगा उधर से राय लो ही मत। ये पूछा जा सकता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, तो लोग कह सकते हैं कि नहीं हम मार्केट डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो मार्केट डायरेक्शन की रचनाओं में बताओ चीजें। लेकिन आप पूछेंगे ही नहीं तो फिर आप क्या कहेंगे? आप जो तय कर रहे हैं वह दिखा रहे हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन है ये एक तरफा कम्युनिकेशन है, इसमें इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि जो बोल रहा है और जो सुन रहा है ये दोनों पार्टिसिपेट करें। कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि जो बोल रहा है वो तो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो सुन रहा है उसका पार्टिसिपेशन के लिए कोई स्पेस नहीं है। जो एडिक्ट लोग हैं उनका रवैया यही है कि हमने तो कह दिया, अब भाड़ दे बोलना।
ये जो एप्पल है इसका जो मालिक स्टीव जॉब, उसने जब एप्पल लॉन्च किया तो उसने एक स्लोगन दिया। वो बहुत सिंपल स्लोगन है लेकिन बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण स्लोगन है। उसने स्लोगन ये दिया, वन मोर थिंग, एक और चीज। ऊपर से देखने में ये साधारण सी बात है, लेकिन ये साधारण बात नहीं। ऑब्जेक्ट का संसार हमारे जीवन में कैसे दाखिल होता है, कैसे जगह बनाता है, उसके लिए ये जो एप्पल के जो मालिक है उसका जो दिया गया स्लोगन है बहुत इंपॉर्टेंट है। वन मोर थिंग का मतलब क्या है? और लगाई तो थिंग, कौन सी चीज आपको लगातार जो है ना मतलब दिमाग पर काम करती है? जब आप इस स्लोगन को पढ़ते हैं एक ही चीज काम करती है, कोई चीज है जिसका आपके पास अभाव है। अभाव की पूर्ति करनी है, कर लो। कार्ल मार्क्स ने एक जमाने में इसी को कहा था वस्तुओं की देव पूजा, कमोडिटी फेटिशिज्म। जो वस्तुओं की देव पूजा है वो यहीं से शुरू होती है कि आपको पहले ये रियलाइज कराया जाए कि अभाव है। मसलन इंश्योरेंस का किसी कंपनी का विज्ञापन किया, क्या होता है उसमें? किसी भी कंपनी का पूरी दुनिया में इंश्योरेंस का कोई विज्ञापन बिना लॉस के और बिना हानि के नहीं बनता। यानी जब तक आपके जीवन में रिस्क नहीं दिखाएगा तब तक आप इंश्योरेंस नहीं करते। वन मोर थिंग का जो स्लोगन है वो स्लोगन इस बात की सूचना है कि हमारे जीवन में वस्तुओं का अभाव है और हैवी ड्राइव चल रही है। सिंबॉलिकली इतनी भयानक ड्राइव है कि हम लोग सोच ही नहीं रहे कि वो आखिर बेच कैसे रहा है। तो वो हमारे दिमाग में यहां पर जो बैठी हुई चीज उसको हवा दे रहा है। हम लोग खरीद रहे हैं, वस्तुओं से हम अभाव की पूर्ति करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम वस्तुओं के पीछे चलते हैं। वस्तु हमारे पीछे नहीं चल रही, हम वस्तुओं के पीछे चलते हैं। वस्तु आगे आगे और हम पीछे पीछे। अब जीवन का जो है ये सच बन जाता है। अच्छा, अब चल रहे हैं लगातार। मोबाइल है, बढ़िया मोबाइल जो लेके आए, क्या लगता है खरीदने के बाद? या जो मोबाइल हासिल कर लिया क्या फीलिंग होती? कल तक नहीं था और परेशान थे कि बढ़िया मोबाइल नहीं है, बढ़िया मोबाइल है, बढ़िया मोबाइल। अब बताइए कैसा लग रहा है? कोई खास बात है इसमें? जब तक नहीं था तब तक खास बात थी, और जिस दिन वो वस्तु पास में आई उसके बाद में उसकी वर्थलेसनेस जो है ना वो आपको लगता है कि वर्थलेस है। अच्छा, जब आपको वर्थलेस की फीलिंग होती है तो फिर क्या फीलिंग होती है? अब आपको एक नया मॉडल चाहिए।
यानी आपकी जो इंस्टिंक्टिव जो फीलिंग्स हैं, आदिम संवेदनाएं, उन आदिम संवेदनाओं को ये वस्तुओं के अभाव के जरिए जगा देते हैं तो भाग रहे हैं, एकदम ब्लाइंडली भाग रहे हैं। ये खरीदो, वो खरीदो, और इससे भी मन नहीं भर रहा है, 16 जीबी का चाहिए, 32 जीबी का चाहिए, 62 जीबी का चाहिए, और अनंत वस्तुएं और अनंत मॉडल है, अनंत कंपनियां, और सब बिक रही है। आधा घंटे में मैं तो सोच रहा था मोटरोला खरीद लूंगा, लेकिन खबर सुबह जब अखबार में पढ़ी तो आधा घंटे में रात को बिक गया। आधा घंटे 20 मिनट के अंदर जितना स्टॉक बनाया था वो सब बिक गया, दुकान से नहीं, इंटरनेट से, फ्लिपकार्ट से। 20 मिनट में पूरी दुनिया में सब बिक गया। 20 मिनट के बाद में अगले खेप के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हुई, वो भी बंद हो गई। पहले स्टॉक क्लियर करने बहुत टाइम लगता था, अभी स्टॉक क्लियर करने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपने किया है लोगों की जो ये सहजात वृत्तियां, ये इंस्टिंक्टिव फीलिंग है, इतना हाई उस पर ले गए कि आप बस एक बार लॉन्च कीजिए, हिट, थर्ड फिल्म एकदम हिट, एकदम थर्ड रेट गेम, वीडियो गेम एकदम हिट। क्यों? क्योंकि कोई वन मोर थिंग जो है ना, वो लाइन, यानी अब आपके अंदर जो चीज पैदा हुई है, जो बहुत खतरनाक है, वस्तुओं के अभाव की अनुभूति सबसे खतरनाक होती है। थोड़ा सा गौर करें हम लोग कि ये अखबार आया, रेडियो आया, टेलीविजन आया, सिनेमा आया, इंटरनेट आ गया, इसके साथ कोई युगबोध जुड़ा हुआ है, कोई प्रभामंडल जुड़ा हुआ है। एक लेखक के साथ में, उसकी रचनाओं के साथ में जिस तरह का एक प्रभामंडल होता है, ऑरा होता है, उस तरह का ऑरा इन वस्तुओं के साथ नहीं होता, इन माध्यमों के साथ नहीं होता, बल्कि होता ही है कि ये वस्तुएं जिस समय दाखिल होती हैं, ये मीडियम जिस समय दाखिल होते हैं, तो ये बने बनाए ऑरा को नष्ट करते हैं। ऐसा अगर आप मुझसे पूछें, आप रविंद्रनाथ टैगोर का आभामंडल बचा हुआ है या नष्ट हुआ है? सबसे ज्यादा बिक रहा है, सबसे ज्यादा सिनेमा बन रहा है, उस पर सबसे ज्यादा गाने बन रहे हैं, सबसे, अब वो डिजिटलाइज पूरा कर दिया गया है। क्या स्थिति है? कम से कम पढ़ा जा रहा है और कम से कम समझा जा रहा है। जो रचनाएं, जो रचनाकार एक जमाने में अपने साथ एक आभामंडल लिए हुए थे, उनके आभामंडल के लिए भी इस टेक्नोलॉजी ने खतरा पैदा कर दिया है। जो कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी है, वो उसकी खूबी है, वो पहले से बना हुआ ऑरा नष्ट कर देती है। मैं इंटरनेट में नहीं होता तो बहुत अच्छा होता है, मेरी बहुत कीमत होती है। अब इंटरनेट और फेसबुक होने की कोई कीमत नहीं है। तुम गए जाके देखें, रोज तो पढ़ते हो, ऐसा क्या है? तो जो मेरी एक्सक्लूसिवनेस थी, वो मेरी एक्सक्लूसिवनेस खत्म हो गई। जो थोड़ा बहुत भी मेरे मुझसे प्रभावित होने की संभावना थी, जो कि क्लास में होती थी, वो खत्म हो गई। जो मेरा जो भी ऑरा बन रहा था, वो किससे बन रहा था? क्लास से बन रहा था। मेरा ऑरा जो है इंटरनेट से नष्ट हो रहा है। रोज तो पढ़ लेते हैं, जो मन में ही बोल लेंगे, जो मन में ही लिख लेंगे। कल एक लड़की कह रही है, आपने कहा था नहीं मिल सकती हो, देखिए मिल रही नहीं मिल रही, तो मैंने कहा मिल सकती हो। अब मैं उसे कुछ कहूँ तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खाली सिंबल्स उसे एक एक करके सप्लाई दी, तो बोलना नहीं चाहता था। आप मुझे ये सिंबल्स में उलझा के तो बताना चाहते हैं? अच्छा, वो सिंबल्स की मनमानी व्याख्या कर रही है, तो कुछ नहीं कर रहा था उसमें, वो अच्छा बड़ा जो भी बोल रही थी मैं सिंपली बता रहा हूँ। अब वो क्या है कि आप मुझे इन बातों को पढ़ाना चाहते हैं या उलझाना चाहते हैं? मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता।
जन माध्यमों की ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वाल्टर बेंजामिन ने कहा था कि ये जो माध्यम है, इन माध्यमों की भूमिका ये है कि ऑरा को नष्ट करते हैं। जो आभा मंडल बना हुआ है, ये आभा मंडल इनमें आके छा होता है, आभा मंडल के बचे रहने की संभावनाएं नहीं होती। बहुत बड़ी नेता थी इंदिरा गांधी, बहुत बड़े नेता थे नेहरू जी, कोई पूछता नहीं, कोई पूछता नहीं है क्या नहीं बनाया देश में, क्या नहीं बनाया। कोई इमेज है? कोई इमेज नहीं। क्यों? मुश्किल है कि आप जिस युग में, उस युग में हर चीज जो है इन माध्यमों के जरिए जा रही है, और जो ही वो इन माध्यमों में दाखिल होगी, उसका पहला काम होगा कि आपके इर्द गिर्द जो ये प्रभामंडल होगा, प्रभामंडल को छाड़ की जाएगी। तो अपनी मां जो खाना बनाती है उसकी खाली वीडियोग्राफी करती, उसका देखो तो रिएक्शन क्या होता है। उसकी जो एक्सक्लूसिवनेस है, जिसकी वजह से वो मतलब सबसे ज्यादा लाइक की जाती है, वो एक्सक्लूसिवनेस उसी समय खत्म हो जाएगी जिस समय आपने उसकी वीडियोग्राफी कर ली। और वो इसको पसंद नहीं। तो माध्यमों पर और खासतौर पर कम्युनिकेशन के माध्यमों पर बात करते समय ये चीज ध्यान रखें कि यहाँ चीजें सिर्फ ऑब्जेक्ट होती हैं, कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ किसी भी किस्म का ऑरा या प्रभामंडल नहीं होता। वो चाहे वो कितना ही बड़ा फिल्म मेकर हो, चाहे वो कितना ही बड़ा एक्टर हो, वो उसका प्रभामंडल नष्ट होना ही नहीं, क्योंकि ये उसमें इनबिल्ट है। अच्छा, जब आप कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं या गैजेट्स खरीदते हैं, तो कौन सी चीज है जो आपके अंदर काम करती है? अभी जो बात हो चुकी उसके अलावा एक और चीज है जो काम करती है, कंटिन्यूसली काम करती है, वो है अनिश्चितता। अब कोई चीज निश्चित नहीं होती, कोई चीज निश्चित नहीं है। सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी आपको मिलेगी। आप कुछ भी खरीद लाइए, कोई गारंटी नहीं है कि क्वालिटी माल है। एकदम ब्रांडेड दुकान से लेके आइए आप, लोग कह रहे हैं साहब पहले जो लैपटॉप आता था उसमें जो है चिप से कम 3 साल चल जाती थी, अभी साल भर से ज्यादा नहीं चलती। सबसे ज्यादा अनिश्चितता अगर कहीं है तो इन वस्तुओं के बाजार में है। आप जाइए, बने बनाए जो कपड़े हम लोग लेके आते हैं या जो सामान के ऊपर चीजें मिल रही है हम लोग परचेज करते हैं, उनकी उम्र कितनी है और पहले उनकी उम्र कितनी थी, आप देखिए। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं और जितने भी कम्युनिकेशन के मीडियम है जो हमारे हाथ में है, उसमें एक चीज निश्चित है, वह है अनिश्चितता। कोई चीज इसमें निश्चित नहीं है, ये एक परमानेंट चीज है। इसका मतलब है विश्वास करने लायक भी नहीं। अब एक और भी है, अब अविश्वसनीयता इसमें इनबिल्ट है। आप यहां बैठे हैं, आपके पास फोन आया, आपने ये नहीं कहा आप क्लास कर रहे हैं, आपने कहा मैं मीटिंग में बैठा हूं, झूठ बोले आप। आप विश्वसनीय कब होंगे? जब आप इस माध्यम के बाहर होंगे। माध्यम के अंदर जब तक हैं तब तक आप विश्वसनीय नहीं हो सकते। ये इनबिल्ट है इसमें। अनिश्चितता और अविश्वसनीयता ये इसके अंदर इनबिल्ट है, हम चाहें या ना चाहें। तो कौन सी चीज बढ़ेगी? ये दोनों चीजें बढ़ाएंगी। जितना इसका कंजम्पशन बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा, उतना ही ये दोनों चीजें इंक्रीज करेंगी।
और इस अनिश्चितता ने एक नहीं अनंत किस्म के मॉडल की संभावनाएं पैदा कर दी है हर वस्तु की। मैं कुछ दिन पहले यहाँ न्यू मार्केट में गया तो मेरी दुकान में होता है तो मैं सिंगापुर से लाया तो मैंने कहा इसमें ऐसा क्या है सिंगापुर से लाया तो यहाँ पर और वो मैंने समझाने लगी मुझे कि नहीं जी इस तरह का डिजाइन जो सिंगापुर में सिखाते हैं और सिंगापुर में बनाते हैं और वहीं घर घर पहनते हैं सब ये वो हेल्थ है ना उसका पूरा व्याख्या दे दिया मुझे। तो मैंने कहा आप कब जाती है मैं तुरंत उसको मुंह में लगा बस कंप्लीट ही लेता हूँ मैं। तो उसने कहा हर सिंगापुर में जाती सोमवार को चल हर सिंगापुर तो मैं लास्ट कभी साधारण कपड़े असल में टॉप वाले वो अभी वो क्या क्या बेच रहे हैं अच्छा वो टॉप है वो टॉप यही बनता हुआ कहीं बढ़िया कंपनी वही उसका जो है वो सिलाई का कारखाना होता है बन के आता होगा लेकिन वो क्या बेच रही है सिंगापुर की लड़की है आप देखिए कलेक्टर लगाया हुआ है आप देखिए कि देखिए तो पूरा हंसी के मारे हालत खराब। कमोडिटीज के ऑब्जेक्ट के बाजार में किसकी संभावना है अनंत किस्म के मॉडल की संभावना है अनंत किस्म के मतलब कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा मोबाइल कंपनियां होंगी मार्केट में जो कि विभिन्न किस्म के मोबाइल बेचती हैं और अभी कम से कम 2 दर्जन पाइपलाइन में कहीं पड़ी होंगी जो आने वाली होंगी। वस्तुओं के संसार में जो अनिश्चितता और अविश्वसनीयता है इसने एक ऐसी स्थिति पैदा की है कि अब अनंत मॉडल की संभावनाएं पैदा की है। पहले ये था कि फिल्म बनानी है तो राज कपूर ही बना सकता है कपूर खानदान के लोग ही बना सकते हैं फिल्म बनानी है तो सत्यजीत राय बना सकते हैं मतलब ये था। अभी हालत यह है कि एक साधारण सा लड़का सामान्य से पढ़ाई लिखाई की बढ़िया से तैयारी की और निकल गया मार्केट में। एक दर्जन कम से कम लड़के होंगे जो यहाँ बंगाल में है जो कि सत्यजीत राय से भी बेहतर फिल्म बना रहे हैं। एक दर्जन लड़के होंगे। ऑब्जेक्ट के उत्पादन में अनिश्चितता का एक बड़ा परिणाम ये होता है कि अनंत किस्म के मॉडल की संभावनाएं पैदा हो जाती है। ऑरा के खत्म होने का एक सुपरिणाम ये निकलता है कि अनेक किस्म के लेखक आज ही मैं पढ़ रहा था सुबह किसी ने लिखा है वो बड़ी अच्छी बात है कि बंदे की किताब नहीं चलती कुछ नहीं चलती इनाम ही इनाम। मैंने कहा बात तो ठीक है इनाम पे चर्चा ज्यादा हो रही है किताब पे चर्चा नहीं हो रही। लेखा देखेंगे आप उसे हटा के नहीं रख सकते आप वो लेखा के इनाम मिला है उसे किताब किसी ने नहीं दी इनाम है उसका। अच्छा बंगला में इनाम ही नहीं है और लेखक ही लेखक और हिंदी में किताब ही नहीं है इनाम ही इनाम। क्लासिक चीज है। नई जो ऑब्जेक्ट या वस्तुओं की दुनिया है उस वस्तुओं की दुनिया में स्थिति है कि अनंत वस्तुएं हैं और अनंत वस्तुओं के अनंत विकल्प हैं और हर विकल्प अपने को महान से कम नहीं समझता। ये गुस्से में आई रस्ते में बोल के आई वो जो लेखक है वो हर दलित लेखक को प्रेमचंद से नीचे रचना नहीं मिलता है चाहे वो प्रेमचंद के कहीं आसपास रहा है लेकिन उसकी फीलिंग क्या है प्रेमचंद जैसी रचना है उसका मूल्यांकन प्रेमचंद जैसा चाहिए क्योंकि रचना बनी नहीं पा रही। जो चीज समझने की वो ये कि वस्तुओं के संसार में हर वस्तु अपने को श्रेष्ठ होने का दावा करती है। वो श्रेष्ठ है कि नहीं है ये उसके उपभोग के बाद तय होगा और उपभोक्ता तय करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है हर वस्तु अपने विज्ञापन में
श्रेष्ठता का दावा करती है। और जब आप विज्ञापन पढ़ के वो वस्तु ले लेते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये तो साबुन ऐसी है, इसको हाथ पकड़ रखते हैं, इसमें कुछ छोड़ा जाता है। उपभोग के बाद पता चलता है कि ये विज्ञापन में जो कहा गया वो ठीक नहीं था। वस्तुओं के अनंत रूपों की उपलब्धता ने एक संभावना पैदा की है कि आप सबसे ज्यादा विभ्रम के शिकार हैं। आप नहीं जानते कि इसमें बेहतर क्या है और कम बेहतर क्या है, हमें नहीं मालूम। मसलन ये मैं लगातार कहता रहा हूं इस बात को, मैं फिर कह रहा हूं, कलकत्ते के लिए जीन्स जो है, जीन्स का पैंट जो है वो जहर है, क्यों? कलकत्ते में गर्मी पड़ती है और उसमें पसीना मरेगा, वो सूखेगा नहीं। ड्राई एरिया के लिए तो ठीक है, आप गर्मी में भी जीन्स का पैंट पहन सकते हैं, लेकिन कलकत्ते में जीन्स का पैंट नहीं पहन सकते। कलकत्ते में वही चलेगा जो नरम सूती कपड़ा है। लेकिन भेड़चाल है यूथ में, मजबूर किया जा रहा है कि पहन, अगर मॉडर्न बनना है तो पहन। कैजुअल वियर में सबसे ज्यादा खपने वाला अगर कोई वस्त्र है तो वो जींस का पैंट है। कन्विंस कर दिया है उन्होंने। वस्तुओं के ऑब्जेक्ट के संसार के आने के बाद में एक और घटना घटी है, वो ये कि जो चीज आपके लिए उपयोगी नहीं है उसे उपयोगी करके आपके जेब में उतारा जा रहा है और आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप लें, और आप लेने के लिए मजबूर हैं। मेरे जैसे लोग जानते हुए भी कि जींस का पैंट मैं जाके खरीद रहा हूं। अब मैं एक दिन पहन के गया यूनिवर्सिटी, अब मेरी हालत खराब है उसके बारे में, मेरा पूरा पैर जो पसीने से ऐसा नहाया हुआ है, बाथरूम से लेकर के आया हूं, अभी समझ नहीं आया कि क्या करूं। वस्तुएं अपने प्रचार के लिए लगातार उन चीजों के लिए मजबूर करती हैं जो चीजें हमारे उपयोग की नहीं। इसके सबसे होता क्या है, पूरी दुनिया में ये फिनोमेना देखा गया है कि जहां ये वस्तुओं ने घेरा है वहां लोगों के पास वस्तुओं का अंबार लग जाता है और बेकार वस्तुओं का अंबार लग जाता है। अगर गर्व है आप देखें डिस्कार्डेड चीजें कितनी है, तो आपके पास मालूम पड़ा डिस्कार्डेड चीजें बहुत है, बहुत है। हर लड़की का 150 जोड़ी तो अपने वो क्या कहते हैं पजामा कुर्ता ही मिल जाएंगे। डिस्कार्डेड चीजों की एक तरह से बाढ़ आ जाती है और इसके चलते होता है कि पूरा संसार एकदम डिस्कार्डेड चीजों से भर जाता है। सो ऑब्जेक्ट का संसार खाली वो सौंदर्य की सृष्टि नहीं करता बल्कि असौंदर्य की भी सृष्टि करता है। ये जो बेकार की वस्तुओं का संसार है ये वो कुरूप संसार है जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर थोप दिया गया है। और जिसके पास कम वस्तु है वो बहुत ही डिप्रेशन में माहौल मन में रहता है कि मेरे पास कम है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। यानी आपके अंदर से ये जो संतोष जैसी चीज उसे वस्तुएं गायब कर देती है। पहले हम खुश थे तो जो कपड़े में काम चल जाता था, 6 महीने बाद बंद लगाएंगे, लेकिन अभी 2 जोड़ी कपड़े से काम नहीं चलता। मिनिमम में कोई चीज नहीं चाहिए, जो भी चीज चाहिए मैक्सिमम में चाहिए। वस्तुओं और बजट का संसार एकदम असंतोष को पीक पर ले जाता है, पीक पर ले जाता है। अब वहां कोई भी चीज संतोष के पैराडाइम में रखे नहीं देखी जा सकती। क्या देखेंगे, हर एक आदमी की नसें बनी हुई है, 1 लाख कमा रहा है लेकिन फिर भी टेंशन में। जो बेकार है वो तो टेंशन में है ही बेचारा, वो तो बेकार ही वजह से। लेकिन जो कमा रहा है, जिसकी खुशहाल जिंदगी है, वो भी तनाव में। किस लिए? कलर टीवी खरीद रहा है, ये छोटा एसी से काम नहीं चल रहा है, बड़ा एसी खरीदना
खरीदना है, छोटे फ्रिज से काम नहीं चल रहा है, बड़ा फ्रिज खरीदना है। अब एक अंत नहीं है, अब एक चीज नहीं है, जूते 2-3 तरह के जूते होंगे, मतलब कोई एक से निकला दूसरी जगह, दूसरे से निकला, यानी एक अंतहीन चक्र है जिसमें वो घूमता रहता है और उसमें जो चीज काम करती है वो है असंतोष। जो ऑब्जेक्ट का संसार जो हमारे इर्द गिर्द जो चीज क्रिएट कर रहा है वो कौन सी चीज है? असंतोष। हम खुश नहीं, सब कुछ है, खुश नहीं। खुश कब होंगे? संतोष होगा हमारे पास, वस्तुएं होंगी तब खुश नहीं होंगे, जब हमारे पास संतोष होगा तब हम खुश होंगे। हमें उल्टा पढ़ाया गया कि हमारे पास वस्तुएं होंगी तो हम खुश होंगे, हमें उल्टा पढ़ाया गया कि हमारे पास वस्तुएं होंगी तो हम पढ़ेंगे, हमें उल्टा पढ़ाया गया कि हमारे पास वस्तुएं होंगी तो हम हेल्दी होंगे। अभी कितनी जरूरत है? जरूरत बहुत थोड़ी है। वस्तुओं के संसार के आने के साथ, कैपिटलिज्म के आने के साथ जो उत्पादन की प्रक्रिया शुरू हुई, उसने एक अनंत भूख पैदा कर दी। और उसका सबसे खराब डायमेंशन क्या है इस असंतोष का? लालच। एक अच्छे आदमी को ये वस्तुओं का संसार एकदम लालची बनाना छोड़ता है। लोग कहते हैं ना कैसे लड़े, तो बस खाली इतना कहते हो लालच मत कर, तो अपने आप शट डाउन कर देगा सारा। इस प्रकार ना वो जो उसको उस कम्युनिकेशन के दबाव को, एडिक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उपस्थित रहें और खाली न रहें। उसी तरह इससे बचने का दूसरा सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लालच की तरफ चलो, बाकी सब ठीक हो जाए। कोई बेचैनी जरूरत नहीं। मैं आपको एक रिसेंट करता हूं और बहुत ही मजेदार जो कहीं लिखी नहीं जाए, जो लिखी नहीं जाए। एक लड़के ने फोन करके बताया मुझे, तो जर्मन का प्रोफेसर, भाई कल क्वेश्चन तो हमारा बड़ी पूरी हो गई। मैंने क्या पूरी हो गई? तो उन्होंने जेएनयू में पार्ट टाइम पढ़ाने के लिए अप्लाई किया था और वाइस चांसलर ने उन्हें परमिशन दे दी, नहीं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने ज्वाइन नहीं करने दिया। हमने तो संस्कृति नहीं दी तो पढ़ाएंगे कैसे हमारे यहाँ, उसने रिजेक्ट पढ़ा दिया। अच्छा, कुछ तो हुआ, उसी हिंदी डिपार्टमेंट में जेएनयू में पढ़ाते थे, उसी में हेड थे, उसी में प्रोफेसर के तौर पर वो भाग के यूपीएससी के मेंबर हो गए। अब वहां से रिटायर करके अब कहीं जगह नहीं, तो अब क्या चाहते हैं? जहां फुल टाइम टीचर थे, जहां की भयानक इज्जत थी, वहां क्या चाहते हैं? और एक ऐसा आदमी जो जाहिर आदमी, वो आपको घुसने नहीं दे रहा है। समझ ना? मेरी हंसी के बारे में था। कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? मुझे जो मिला है, मैंने जो मेहनत की है, जो मुझे मिला है, मेरे लिए काफी है। इसका कोई अंत नहीं है, असंतोष का कोई अंत नहीं है। ये बिल्कुल जस्ट दो तीन दिन पहले ही घटना है। किसी ने मुझे फोन कर रहा है, तुम्हें बतानी बहुत जरूरी, तुम बहुत क्या करते हो। मैं तो जाता ही नहीं उस साइड में जहाँ असंतोष होता है, तो जाता ही नहीं डरने वाले, घर से बाहर नहीं निकलता। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक लक्ष्य युक्त जिंदगी जीने के लिए जरूरी है क्या वस्तुओं के संसार में तो आप रहते हैं, आप इससे तो भाग नहीं सकते, लेकिन इससे बचने का रास्ता तो निकाल सकते हैं। लास्ट, अगर लालच से बचेंगे, एक और चीज है जो बहुत परेशान करती है। बताओ, तुम सब जानते हो, सब उसके अंदर अभी बते हुए हो, मजबूरी भी है, वो है कंपटीशन।
वस्तुओं का संसार और उसमें हमारा वस्तु हो जाना, वो हमको एकदम प्रतिस्पर्धा में झोंक देता है। प्रतिस्पर्धा के बिना कुछ नहीं मिलता और फिर हम जीवन भर प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। जीने के लिए तरक्की तो जरूरी है, प्रतिस्पर्धा जरूरी नहीं है। बेहतर लिखना तो जरूरी है, लेकिन यह सोचना जरूरी नहीं है कि मैं प्रेमचंद से आगे निकल, मैं निकल ही नहीं सकता। हर आदमी, हर लेखक, हर व्यक्ति अपनी गति से पृथ्वी को नापता है। आप भी अपनी गति से ही पृथ्वी को नापेंगे। ऐसा नहीं कि आप मैराथन दौड़ जीत लेंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। सामाजिक विकास की गति के नियम को जाने और नहीं जानते हैं तो उससे अगर प्रभावित होते हैं तो उसे समझने की कोशिश करें। आमतौर पर होता यह है कि इस वस्तुओं के संसार में हम सामाजिक विकास की गति के नियम से अनभिज्ञ होते हैं। कैपिटल में मार्क्स कहते हैं कि हमारी स्थिति होती है कि हम उसके लॉ को नहीं जानते, क्या कि समाज के विकास की गति का बुनियादी नियम क्या है, और वो हमारी चेतना के परे ऑपरेट करता है। एक अच्छे व्यक्ति के लिए ये जानना जरूरी है कि सामाजिक विकास की गति का नियम क्या है, इस समाज किन नियमों से चल रहा है, उसमें फिर अपनी भूमिका परिभाषित करना जरूरी है। कंपटीशन की मानसिकता वो अंततः गड्ढे में ले जाती है। प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती, सक्षम और अक्षम में प्रतिस्पर्धा हो ही नहीं सकती। एक लंगड़ा और इसके एक के दो टांगे, उन दोनों के बीच में दौड़ हो ही नहीं सकती। और अगर दौड़ होगी तो जो लंगड़ा है वो हारेगा। तो बेहतर यह है कि प्रतिस्पर्धा से जितना बचाया जाए, आप उतनी तनाव फ्री रहेंगे। तनाव मुक्त रहने के लिए जरूरी है कि प्रतिस्पर्धा से दूर रखा है। नौकरी के लिए तो मजबूरी है क्योंकि बिना उसकी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इनके अगर कोई चीज आ गई तो वो चीज कंपटीशन में तुम्हें भी खरीदनी होगी, ये तो ठीक नहीं। पूंजीवादी समाज में हर व्यक्ति के रेशे रेशे में ये प्रतिस्पर्धा घुस जाती है, जिसे हम लोग सामान्य तौर पर कहते हैं ईर्ष्या। इंस्टिंक्टिवली क्या करती है, ये वस्तुओं की जो दुनिया है वो हमारे अंदर ईर्ष्या के एलिमेंट को ईंधन देती रहती है। आप वस्तुओं के संसार में रहते हैं और वस्तुओं के संसार में रहते 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 पाने की कामना में आप उसकी चीज देख देख के, उसकी बातें देख देख के, उसके लेखन को देख देख के ये वस्तुओं के नेगेटिव असर है, ये वस्तुओं के संसार के नेगेटिव असर है। कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले इसकी चर्चा की थी। वस्तुओं के संसार से अपने को मनुष्य के रूप में बचाए रखने के लिए जरूरी है कि हम प्रतिस्पर्धा के भाव से, लालच और ईर्ष्या के भाव से दूर रहें। मेरे लिए वो चना ही काफी है, मुझे नहीं चाहिए चिपकी हुई रोटी। अगर मेरी औकात चने की है तो मैं चने में खुश हूं। मैं इसके वजह से परेशान नहीं हूं कि मुझे चिपकी रोटी क्यों नहीं मिली। तो वह चीज मुझे, जो ही मेरे दिमाग पे जाएगी वह चीज मुझे प्रतिस्पर्धा में फेल देगी, जो मैं फिर अब चिपकी रोटी का इंतजार करने में लग जाऊंगा। देखा यह गया है कि जो व्यक्ति, एक कहानी है, उसकी मोटी की छोटी सी कहानी है, ये कह के मैं इस पूरे चीज को मैं समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति खेत में सूरज देखता है, किसान, तो उस सूरज को पकड़ने के लिए भागता है। सुबह का समय दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और वो शेष तक सूरज नहीं पकड़ पाता, हताश हो जाता है। पूंजीवादी समाज की खूबी है, तो सूरज हमारे खेत में ही लटका हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो खेत में नहीं होगा। तो उसे उस किसान की तरह अंधे भागते रहते हैं उसे पकड़ने के लिए।
शेषों में नहीं। यहां से मैंने बात शुरू की कि सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि आप रियलिटी को जाने। आप ये जाने कि वो खेत में सूरज लटका हुआ नहीं है, उस आकाश में है वो। आप ये जाने। अगर आप ये नहीं जानते और आप ये सोचें कि नहीं सूरज तो मेरे खेत में ही और मैं उसे लपक लूंगा, तो आप लपक नहीं सकते। आप शेष में थक के मर जाए, जैसा कि वो ये किसान मर गए। वस्तुओं के संसार में वस्तुओं के पीछे भागते भागते आप मर जाएंगे, आपको संतोष नहीं मिलेगा। वस्तुओं के संसार का अनुकरण करते करते आप स्वयं वस्तु हो जाएंगे, आप मनुष्य नहीं रहेंगे। आप वस्तुओं की तरह ही व्यवहार करने लगेंगे। इसलिए वो कहते हैं कि ये वस्तुएं अपने अनुरूप ढालती हैं, वो मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देती। उसकी भी संवेदनाओं को, उसके भावबोध को, उसके आचरण को एक तरह से वस्तु में कन्वर्ट कर देती है। अब व्यक्ति मनुष्य नहीं होता, बल्कि स्वयं एक कमोडिटी होता है, वस्तु होता है, जिसे आप वस्तु कैसे खरीदते हैं। आप पैसा देंगे तो वस्तु मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। वस्तु के बदले वस्तु नहीं मिलती। मैं कहूं तुम मेरे यहाँ काम कर देना, मैं तुम्हें रोटी खिला दिया करूंगा, दो काम करने आओगे नहीं, तो मैं बदले में क्या दे रहा हूं, रोटी। मैं ये कहूंगा नहीं तुम काम कर जाना मेरे यहाँ, मैं तो 5,000 रुपये महीने दूंगा, तुम खुशी खुशी आ जाओगे। जब कोई चीज माल में बदल जाती है तो उसे आप सिर्फ मुद्रा के विनिमय से परचेज करते हैं। स्थिति क्या है, वस्तुओं के संसार में मनुष्य भी एक वस्तु हो गया है। आप चाहें जैसे आप टीवी खरीदते हैं, आप वैसे ही एक आदमी विनिमय में हायर कर सकते हैं। सर हमें हिंदी पढ़ा दीजिएगा, 1,000 रुपये महीने। आयो तो एक क्लास के लिए किस लिए आया हूं मैं? सेवा करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ब्रह्म एकदम नहीं, मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं एक कम्युनिटी के तौर पर, और बदले में मैं पैसे ले रहा हूं। कोई इल्यूजन नहीं है इस मामले में। तो मेरा दाम तय हो चुका है, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा, 1,000 रुपया। अगर मुझे खाली चाय मिलती है, यही कहते नहीं 10 किलो गेहूं दे रहे हैं। गुरुकुल में था कि पढ़ाते थे तो लोग राशन भेजते थे, तो वो सब चलता था, वस्तु में एक्सचेंज चलता था ज्ञान का। पूर्व पूंजीवादी समाजों में वस्तु के जरिए वस्तु का विनिमय होता था, हर चीज का विनिमय होता था वस्तु के जरिए। तो वस्तु के जरिए वस्तु का विनिमय, वो वस्तु का संसार नहीं बनाता। वस्तुओं का संसार तब बनता है जब वस्तु का माल में रूपांतरण, कमोडिटी में रूपांतरण हो जाता है। और माल में रूपांतरण तब होता है जब आप उसे पैसा देके खरीदते हैं। मैं जाऊं, मैं कहूं मुझे ब्लैकबेरी का फोन दे दो, मेरे बदले में मेरा सैमसंग का फोन दे दो, राजी नहीं हो, पागल हो गए। इवन मैं ये कहूं कि मेरा ब्लैकबेरी का ही फोन है, तुम इसे ले लो, बदले में नया फोन दे दो, तो वो कहेगा नहीं जी, इसको भी देने के बाद में आपको 10,000 रुपए देने होंगे। कौन सी चीज चाहिए? एग्जैक्टली सेम मॉडल जो मैंने एक दिन पहले खरीदा, मैं आज उसे वापस करना चाहता हूं, नहीं होगा वापस। इवन ऑन द स्पॉट एक बार सिलेक्ट करने के बाद में दोबारा वापस नहीं होगा। कौन सी चीज चाहिए? पैसा। तो वहां आप कमोडिटी परचेज करते हैं, जब आप माल खरीदते हैं तो माल तभी खरीदते हैं जब आप विनिमय में मुद्रा देते हैं। आपके में एक महीने नौकरी करूंगी, मोबाइल पे करूंगी, राजी नहीं होगा, राजी नहीं होगा, कंपनियां बैठ जाएंगी, सब लोग अपनी मजदूरी देने के लिए तैयार होंगे और बदले में मोबाइल ले जाएंगे, तो हिंदुस्तान में तो 100 करोड़ लोग हैं। वस्तुओं का संसार माल का संसार होता है, और उस माल के संसार में माल के साथ जीते जीते मनुष्य भी माल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब कहते हैं ना, इस समाज में बुद्धि भी खरीदी और बेची जाएगी। ये कहने अकल की बात है ना, ये कहीं बिका हुआ है। जिस समाज में बुद्धि खरीदी और बेची जाती हो, वहां एक वस्तुगत बुद्धि की कल्पना अपने आप में बेवकूफी है। तो ये वस्तु पूजावाद,
वो थिंग्स, वन मोर थिंग्स, ये जो एप्पल के स्टीव जॉब का जो नारा, ये बेसिकली वस्तु फेटिशिज्म के नारे से जुड़ा हुआ है। वस्तुओं के अभाव की अनुभूति से जुड़ा हुआ है, जिसको कि वो कैश कर रहा है। और ये जो अभाव की अनुभूति जब आप पैदा कर देते हैं, तब आप कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जब आप ऑब्जेक्ट के, गैजेट्स के संसार में दाखिल हो, तो एक चीज पर ध्यान रखें। पहली चीज, आप गैजेट्स का अनुकरण नहीं करेंगे, गैजेट्स आपका अनुकरण करेंगे। गैजेट्स आपकी सेवा के लिए, आप गैजेट की सेवा के लिए नहीं है। उल्टा हुआ है। ह्यूमन सिविलाइजेशन में जब मुद्रा चली, मुद्रा की शुरुआत की गई थी कि वह मनुष्य की सेवा करेगी, मनुष्य की दासी की तरफ रहेगी। लेकिन एक स्टेज के बाद में मुद्रा ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज वो पूरे समाज की स्वामी है। पैसे के बिना अब कुछ नहीं होता। पहले पैसा सिर्फ समाज की सेवा के लिए था, आज वो पैसा समाज पर शासन करता है। कार्ल मार्क्स ने शेक्सपियर के जरिए इसकी बहुत तीखी आलोचना लिखी। शेक्सपियर ने इसको अपनी रचनाओं में भांपा, पढ़ा कि पैसा कैसे जो है वो शासन करता है। हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन में कवियों के कंचन को लेकर बहुत कुछ लिखा गया, मुद्रा को लेकर बहुत कुछ लिखा गया। इसलिए वस्तुओं के संसार में जिसकी महत्ता है वो कौन सी चीज है? वस्तु नहीं है, कहा यही जा रहा है। अगर कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है, गैजेट्स महत्वपूर्ण है, मान लेते हैं मुनाफे के बिना संभव है। जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी कमोडिटी फेटिशिज्म है, इसके मूल में है सरप्लस, कैसे मुनाफा कमाया जाए। बिना मुनाफे के कोई वस्तु अपना विनिमय नहीं करती। बिना मुनाफे के कोई वस्तु का मालिक उसे बाजार में नहीं बेचता। इसलिए हम अंत में क्या करते हैं? हम विनिमय में क्या करते हैं? हमारी होती है कि हमें सरप्लस मिले। अगर विनिमय में सरप्लस नहीं मिलता तो होता है। सो कमोडिटी फेटिशिज्म के इस चरित्र को समझने के लिए जरूरी है कि आप इसके जो पीछे जो मोटिव है, वो मोटिव है सरप्लस कमाना, अतिरिक्त मूल्य का दोहन करना। और यह तब तक संभव नहीं है जब तक आप व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का शोषण न हो। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सारी लड़ाई इसी बात को लेकर। ह्यूमन सिविलाइजेशन में जैसे क्लास शुरू हुए, तब से इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि कैसे व्यक्ति के द्वारा शोषण खत्म किया जाए। नथिंग एल्स। अब जैसे चाहे खत्म कर लीजिए। तो ऑब्जेक्ट के संसार से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कोशिश करें कि वस्तुएं हम पर असर कम छोड़े, हम वस्तुओं पर ज्यादा छोड़े, वस्तुएं हम पर हावी न हो, वस्तुएं हमारे खाली समय में दाखिल न हो। अगर वस्तुएं दाखिल हो रही है, इसका मतलब है वो धीरे धीरे हम अपने ह्यूमन सेंस से परे जा रहे हैं, क्योंकि वही फिर वस्तुकरण करेगा। आप टेलीविजन देखते देखते खुद टेलीविजन के एक पात्र बन जाते हैं। वैसे सजने लगते हैं, वैसे गहने खरीदने लगते हैं, वैसे ड्राइंग रूम, बाथरूम सब वैसे सजाने लगते हैं। देखने तो टेलीविजन, सजाने लगे क्या? बाथरूम। वस्तुओं की यह खूबी होती है कि वे अपने दर्शन के जरिए अपने जैसा बनाने की क्षमता रखती हैं। कोशिश यह होनी चाहिए कि आप जैसे हैं आप वैसे स्वाभाविक लगे, दिखें। वस्तुओं का संसार स्वाभाविक संसार नहीं है, इसलिए जो ही उस वस्तु के संसार में दाखिल होते हैं तो कृत्रिमता आपके ऊपर हावी होना शुरू होती है। आप कृत्रिम ढंग से सजने लगते हैं, दिखने लगते हैं, करने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, और ये चीज आपके
तमाम किस्म के जो ह्यूमन सेंस है उनको प्रभावित करती है और उनका कमोडिफिकेशन करती है, वस्तुकरण करती है। सो वस्तुओं का संसार मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देता, बल्कि उसका वस्तुकरण करता है, और यही सबसे बड़ा नुकसान करता है। अगर वो वस्तुकरण न करे, खाली उपभोग तक वस्तु की भूमिका नहीं होती, वस्तु की भूमिका होती है जो उपभोग करता है उसको भी वो वस्तु में तब्दील कर देती है। इसलिए जब आप कम्युनिकेशन में जाते हैं तो आप खाली कम्युनिकेशन नहीं कर रहे होते, आप कहीं ना कहीं अपने बहुत सारी चीजों का वस्तुकरण कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको इंटरनेट का कनेक्शन बिना ब्रॉडबैंड का पेमेंट दिए नहीं मिलेगा। बदले में क्या मिल रहा है आपको कंज्यूमर टाइम मिल रहा है जो इसका आप यूज कर सकते हो। अगर आपने उसका बेहतर इस्तेमाल कर लिया तो ठीक है, और आपने बोगस इस्तेमाल कर लिया टाइम पास वाला तो बेकार है। तो एक मनुष्य की खूबी यह होनी चाहिए कि वह अपने खाली समय का, अपने संसाधन का इस तरह से इस्तेमाल करे कि वह वस्तुकरण से बचा रहे। वस्तुकरण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि वस्तुएं हम पर शासन न करें, हम वस्तुओं पर शासन करें।